हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम कक्षा 10 की विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपका जो चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम है कार्बन एवं कार्बन के यौगिक। चलो आज हम सबसे पहले कार्बन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कार्बन क्या है। ठीक है, कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। क्या है बेटा? कार्बन एक अधातु है। ठीक है, और इसका जो परमाणु क्रमांक है कार्बन का वो कितना है? 6। क्या है? 6। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है बेटा? 6। अब जो कार्बन है हमें उस कार्बन को कैसे डिनोट करते हैं? ठीक है, कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, वो कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या है बेटा? सी है। कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या है? सी। अगर हम कार्बन के बारे में आगे बात करें, ठीक है, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या है बेटा? 2,4। कितना है? 2,4। अब देखो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कैसे पता करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने कक्षा 9th में पढ़ा है कि कार्बन किसी भी परमाणु में, ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक जितना होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन और उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और 6 ही क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तात्पर्य यह हो गया कि कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो हम कहेंगे कि सर कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो के कक्षक में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, और एल कक्षक में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार हम कहते हैं कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है? 2,4। अगर हम बात करें कार्बन की संयोजकता की, ठीक है, तो कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी है बेटा? 4 संयोजकता है। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। ठीक है, चलो हम कार्बन की अब मात्रा के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई कार्बन हमारे भूपर पट्टी पर कितना परसेंट है, ठीक है, और किस प्रकार मौजूद है। ठीक है, तो कार्बन जो हमारे भूपर पट्टी पे आज खनिज अयस्कों के रूप में जो मौजूद है वो कितना है बेटा? 0.2% मौजूद है। जबकि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये कितना परसेंट मौजूद है बेटा? 0.3% मौजूद है। इसके अलावा जो कार्बन है, ठीक है, जीव जंतु मनुष्य है, ठीक है, पेड़ पौधे, इनके रूप में इनके अंदर भी पाया जाता है। चलो आगे बात करते हैं कार्बन के बारे में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई कार्बन, ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी होता है। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं हम कार्बन के अपर रूप। अपर रूप क्या होते हैं? कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप। क्या अपर रूप का तात्पर्य क्या हो गया? कि कोई एक तत्व है उसके अलग अलग रूपों को हम क्या बोलते हैं? उस तत्व का अपर रूप। इसमें क्या होता है कि जैसे उसके रासायनिक गुणधर्म तो होते हैं, वो क्या होते हैं? समान होते हैं, जबकि इसके भौतिक गुणधर्म क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अब हम जो कार्बन है उसके कार्बन के मुख्य 3 रूपों का अध्ययन, अपर रूपों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, और फुलरिन। अगर हम बात करें हीरे की, ठीक है, तो हीरे में जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है, ठीक है, वो अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़कर षटकोणीय रूप संरचना का निर्माण करते। ठीक है, आपस में किस प्रकार से जुड़ा होता है? षटकोणीय रूप से जुड़ा होता है। जैसे आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा आपको ना, षटकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे, षटकोण है परतदार परत के रूप में जुड़ी होती है। जैसे एक परत आपको ये दिखाई दे रही है, और आगे इसके बाद में एक परत ये दिखाई दे रही है, एक परत आपके पास ये दिखाई दे रही है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो परतों के बीच में जो बंध बने हुए हैं डॉट डॉट के द्वारा, ठीक है, ये बंध क्या होते हैं? काफी दुर्बल होते हैं, जिसके कारण ये परतें आपस में क्या हो जाती है? फिसल जाती है। ठीक है, इसी कारण जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? चिकना होता है। इसी कारण जो ग्रेफाइट कैसा होता है बेटा? चिकना। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति ऐसे पूछे कि भाई ग्रेफाइट चिकना क्यों होता है, तो हम क्या कहेंगे कि सर ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन है वो षटकोणीय संरचना के रूप में परत के ऊपर परत के रूप से जुड़ा होता है, और ये परतें एक परतों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है वो क्या होता है? दुर्बल होता है। ठीक है, जिसके कारण ये परतें एक दूसरे के ऊपर से क्या होती है? फिसल सकती है। इसी कारण जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है बेटा? चिकना होता है। चलो दूसरी बात, अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ठीक है, तो ग्रेफाइट के अंदर मैंने बोला कि कार्बन है, ठीक है, वो अन्य 3 कार्बनों से इस प्रकार जुड़ा होता है। ठीक है, अब इसका खुद का जो एक स्ट्रक्चर है, एक संयोजकता है, वो फ्री होती है। ठीक है, ये वाली जो संयोजकता है वो क्या होती है? फ्री होती है।
अब इसकी 3 संयोजकता कंप्लीट होने के बावजूद इसकी 1 संयोजकता फ्री होने के कारण ये क्या दिखाता है, चालकता प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है बेटा, चालकता। अगर आपसे कहा जाए ठीक है कि ग्रेफाइट चालकता प्रदर्शित क्यों करता है, तो हम क्या रीजन बताएंगे कि सर जो ग्रेफाइट के अंदर है ठीक है जो कार्बन वो अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा होता है, जबकि उसकी जो चौथी संयोजकता होती है वो क्या होती है, मुक्त होती है। इसी कारण जो ग्रेफाइट होता है वो हमें क्या दिखाता है, चालकता प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं चलो बेटा कि हीरे के बारे में। ठीक है, हीरा हमारी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, हीरा क्या है, हमारे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ये क्या होता है, कार्बन जब नीचे हमारे पास उच्च दाब और उच्च ताप में जो पृथ्वी है उसके नीचे दब जाता है, ठीक है, जिसके कारण कार्बन ठीक है इकट्ठे होकर हीरे का रूप ले लेते हैं। आगे बात करें ठीक है, कठोरता की हमने बात ही कर ली। इसके बाद में इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं, हम हीरे की संरचना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हीरा क्या होता है, हीरे के अंदर जो कार्बन होते हैं वो अन्य चार कार्बनों से जुड़कर चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। अब आपके सामने एक संरचना दिखाई दे रही होगी, जैसे ये वाला कार्बन है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक कार्बन इससे जुड़ा है यहाँ वाला कार्बन। ठीक है, ऐसे एक कार्बन यहाँ पे होगा, ऐसे एक कार्बन यहाँ पे होगा और ऐसे एक कार्बन यहाँ पे होगा। इसी प्रकार ये क्या करता है, चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। इसके जगह अगर हम इस वाले कार्बन को देखेंगे तो आपके सामने स्ट्रक्चर समझ में आ रही होगी। जैसे ये कार्बन हो गया ये वाला, ठीक है, तो ये वाला कार्बन आपके पास इस वाले कार्बन से जुड़ा है, अन्य 3 कार्बन इन वाले कार्बनों से इस प्रकार जुड़े हुए हैं। इस प्रकार ये हीरे की क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई। चलो अब हम बात करते हैं कार्बन के बारे में। ठीक है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है ठीक है कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2,4। इसके के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। ठीक है, एल कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं हम कार्बन के उत्कर्ष गैस विन्यास के रूप में। अब देखो कार्बन को मैंने क्या कहा कि कार्बन के बाह्यतम कोष कौन हो गया, एल हो गया। ठीक है, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको बताया था कि इस संसार के अंदर ठीक है प्रत्येक परमाणु चाहता है कि उसके पास क्या हो, स्थायित्व। ठीक है, अब प्रत्येक परमाणु को स्थायित्व ग्रहण करने के लिए वो चाहते हैं कि या तो उनके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो या उनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब ये 2 इलेक्ट्रॉनों का जो लफड़ा है वो केवल हाइड्रोजन और हीलियम के लिए लागू होता है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए लागू होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। बाद बाकी अन्य परमाणु के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लागू होंगे, 8। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे कार्बन परमाणु है ठीक है उसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, अब वो चाहता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसका मतलब कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, उसके बाह्यतम कोष के एल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, अब उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी तो उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्कर्ष गैस विन्यास क्या होता है। ठीक है, उत्कर्ष गैस विन्यास क्या होता है कि प्रत्येक परमाणु के पास उतना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जितना उसके नजदीकी उत्कर्ष गैस का हो। ठीक है, तो कार्बन के पास नजदीकी उत्कर्ष गैस 2 गैसें होंगी। ठीक है, एक तो होगी हीलियम और एक होगी नियोन। ठीक है, 2 गैस ही तो होगी। ठीक है, अब कार्बन को हीलियम का जैसा उत्कर्ष गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए ठीक है इसके बाह्यतम कोष के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर निकाल देने पड़ेंगे, क्योंकि हीलियम का जो उत्कर्ष गैस विन्यास होता है वो होता है 2, होता है कि नहीं होता। और जबकि अगर हम नियोन की बात करना चाहें ठीक है तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2,8। कितना होता है, 2,8। इस कंडीशन में कार्बन चाहेगा कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से आ जाए। ठीक है, चलो हम इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन के परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, कार्बन का परमाणु क्रमांक है सर 6। ठीक है, इसका मतलब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था कि इसके के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और एल कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने कहा था कि कार्बन चाहता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसकी तरह हो जाए, उत्कर्ष गैस की तरह। अब उत्कर्ष गैस इसके नजदीक में 2 ही गैस हैं, एक तो है हीलियम और एक है नियोन।
कौन कौन, एक है हीलियम और एक है नियोन। अब नियोन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना है 2, ठीक है, और जबकि हीलियम का कितना है 2 और नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है बेटा 2,8, नहीं है। अब इस कंडीशन में अगर हमारा कार्बन, ठीक है, ये कार्बन हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करना चाहे, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एल कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करने पड़ेंगे, ठीक है, और इसको +4, ठीक है, सी को निर्माण करना होगा, ठीक है, तभी इसके पास कौन सा विन्यास आ जाएगा, हीलियम का जैसा। और दूसरी कंडीशन है कि अगर ये कार्बन इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, तो अब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, 4 तो ये है और ये 4 इसने ले लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना चाहेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा हो जाएगा 2,8, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, नियोन का, ठीक है। इन दोनों केसों में ये उत्कर्ष गैस का विन्यास प्राप्त कर लेगा। लेकिन इसके कार्बन के पास एक दिक्कत है, ये दोनों ही तरीके से ऐसा नहीं कर सकता। क्यों कि अगर हम मान लो कार्बन कहीं से, ठीक है, पहली कंडीशन है कार्बन के पास हीलियम का जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना, ठीक है, अगर कार्बन हीलियम का जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, 4, ठीक है। अगर कोई परमाणु इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट करता है, ठीक है, एक साथ डोनेट करेगा, ठीक है, तो इसके पास से बहुत अधिक मात्रा में क्या होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश से हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, जो इतनी सारी ऊर्जा के इस 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए इतनी सारी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो हम उस कार्बन को दे नहीं सकते। दूसरी कंडीशन है कार्बन का +4, हाँ, पहली कंडीशन में +4 बनाएगा देगा, तो जो बना नहीं सकता। अगली कंडीशन है -4, ठीक है, अब आप कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन दे दो, 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है, तो इस कंडीशन में कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, क्योंकि देने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके पास खुद के पास 4 इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है, और ये हम इसके इलेक्ट्रॉन और दे देंगे, वो इलेक्ट्रॉन मिलकर इसके ऊपर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, ठीक है, तब भी हमें वो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो हम इतनी एनर्जी इस कार्बन को दे नहीं सकते, ठीक है। इसी कारण जो कार्बन है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। तो कार्बन अपनी स्टेबिलिटी कैसे दिखाता है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं, ठीक है। कार्बन अपनी स्टेबिलिटी किस प्रकार ग्रहण करता है, तो आपके पास एक शब्द लिखाकार है सहसंयोजन आबंध, क्या लिखाकार है, सहसंयोजन आबंध। तो कार्बन क्या करता है, अपने जैसे किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, और इलेक्ट्रॉनों के साझा करके ये अपना अष्टक क्या करता है, पूर्ण करता है, ठीक है। तो कार्बन अपनी स्टेबिलिटी किसके द्वारा ग्रहण करता है, सर इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के कारण। अब आपके पास लिखा कर है सहसंयोजक आबंधन, हम सहसंयोजक आबंधन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। सहसंयोजक आबंधन क्या हो गया, क्या होता है, ठीक है, हम लिखते हैं सहसंयोजक प्लस आबंधन, ठीक है। सहसंयोजक का मतलब हो गया, ठीक है, संयोजक सहयोग के द्वारा, ठीक है। आगे है आबंधन, ठीक है, मतलब सहयोग के द्वारा किसी भी 2 एटमों के बीच में बनने वाला रिलेशन, ठीक है। अब यहां से समझते हैं हम सहसंयोजक का अर्थ, ठीक है, आबंधन का अर्थ। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं सहसंयोजक आबंधन का, ठीक है। तो ऐसा आबंधन, ठीक है, जिसमें ऐसा आबंधन जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बनता है, ठीक है। क्या सहसंयोजक आबंधन क्या होता है कि ऐसा आबंधन जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनता है, वो क्या होता है, सहसंयोजक आबंधन होता है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं अब ये साझेदारी कैसे होती है, ठीक है। अब मान लो जैसे कार्बन है, अब कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इस कार्बन को खुद को भी कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी इसका अष्टक क्या होगा, पूर्ण होगा। तो कार्बन के पास कार्बन के जैसे, ठीक है, अन्य परमाणु आते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, कार्बन से इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, लाइक भी हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन को देखते हैं हम, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम, क्योंकि हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, ठीक है। तो उसके बाह्यतम कोश में भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के
बीच में बातें होती हैं कि हाइड्रोजन को भी खुद को भी अपने स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि वो हीलियम का जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा, और कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि वो उसको नियन को जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना है। ठीक है, तो कार्बन नाइट्रोजन हीलियम से बोलता, हाइड्रोजन से कहता है कि एक काम करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। तो कोई नहीं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कार्बन कहता है कि हाइड्रोजन से कि हम इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। तो कार्बन अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको यहां पे रख देगा, ठीक है, और हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहां पे रख देगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में इन दो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, साझेदारी हो जाएगी। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। अब इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण जो बंध बंधेगा, ठीक है, जो बंध बनेगा उसे बंध को हम क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंध। क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंध। ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे सर कार्बन का तो अष्टक पूर्ण नहीं हो, हाइड्रोजन का तो अष्टक, आपने हाइड्रोजन का तो अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया, कार्बन को तो अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करो। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई ऐसे आपने एक हाइड्रोजन लिया, ऐसे कैसे 4 हाइड्रोजन और ले लो। ठीक है, तो दूसरा हाइड्रोजन आएगा, वो भी अपना जो साझे एक इलेक्ट्रॉन हो वो यहाँ पे रखेगा, कार्बन ही अपना एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख देगा, इस प्रकार से। ठीक है, जो दूसरा हाइड्रोजन है तीसरे नंबर का, वो भी आएगा और वो भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा, कार्बन भी अपना अगला इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख देगा। ठीक है, ऐसे ही अगला हाइड्रोजन आएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देगा, ऐसे ही कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देगा। इस प्रकार ये 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, इनका भी जो अक्रिय गैस विन्यास है वो प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे कार्बन, ठीक है, इस कार्बन को भी अपना अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, वो क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे कि कार्बन का जो गोला है उसके अंदर आपको 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सहसंयोजक आबंधन क्या होता है। सहसंयोजक आबंधन क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो आबंध बनेगा वही क्या होगा, सहसंयोजक आबंध। ठीक है, अब हम सहसंयोजक आबंधों के बारे में बताएंगे। भाई कुछ अणु हैं जो सहसंयोजक आबंधों का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, आपके पास कौन है, हाइड्रोजन। ठीक है, हम हाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, यहां से देखेंगे हाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन करते हैं। हाइड्रोजन अणु का जो अणुसूत्र है वो क्या होता है, H2। क्या होता है, H2। ठीक है, H2 का मतलब हो गया कि यहाँ पे कितने H है, 2 H है। ठीक है, H2 का मतलब क्या हो गया कि 2 H परमाणु है, 2 हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, इनको खुद को प्रत्येक परमाणु को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण इनके दोनों के बीच में सहसंयोजक बंध बन जाएगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण इन दोनों के बीच में कौन सा बंध बन गया, सहसंयोजक बंध बन गया। ये बंध कौन सा हो गया आपके पास, सहसंयोजक बंध हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन अणु के बीच में, हाइड्रोजन अणु के परमाणु के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, तो हाइड्रोजन अणु के परमाणु के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध। ठीक है, दूसरी चीज आपसे पूछ ले कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तो बोलोगे सर एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। इसके बाद में आपके पास है ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, हम ऑक्सीजन का अणु क्या है, O2। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या, ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह O होता है और इसका अणुसूत्र क्या होगा, O2। ठीक है, ऑक्सीजन के बाह्यतम को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, सर ऑक्सीजन का पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 8 होता है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लें। सर इसके K कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो और L कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर दो, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कोश है वो कौन हो गया, L, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कोश है ये वाला, इसमें हम इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉनों को रख दिया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा अणु लेंगे उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इसको अगले को अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, और इस वाले भी ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में बातें करेंगे कि भाई मेरे को भी 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, ठीक है, तेरे को भी 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता।
तो भाई एक काम करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। तो हमारे साझेदारी में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हमारे खुद के पास 4 इलेक्ट्रॉन और बच जाएंगे। तो जो साझेदारी के 4 इलेक्ट्रॉन हो वो 4 इलेक्ट्रॉन तो वो, और आपके पास खुद के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो वो, उनको मिलाकर कितने हो गए, एक के पास 8। ठीक है, यहां पे देखेंगे ऑक्सीजन हो गए, इनके पास, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने साझेदारी में यहां रख दिए। इसके पास कितने बच गए, 4 बच गए। ऐसे अगला है ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे रख दिए, इसके पास बच कितने गए, 4। अब साझेदारी में जो इलेक्ट्रॉन रखे हैं उन पर दोनों का समान अधिकार है, ठीक है, तो इस पे भी इसका अधिकार है और इसका इसके पे भी अधिकार है, ठीक है। अब आप ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजनों के गोलों में देखोगे तो आप पाओगे कि दोनों ऑक्सीजन का अष्टक कंप्लीट हो गया, अर्थात उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे कहेंगे हम कि सर जो क्या नाम से जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त किया वो अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब हम इसके बंधों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा ऑक्सीजन हो गया ये आपका, ठीक है, इन दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया था, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे बच गए थे, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे देखोगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा यहां पे हो गया और एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा यहां पे हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि भाई जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो एक बंध बनेगा, और जब दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो 2 बंध बनेंगे, जब 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो 3 बंध बनेंगे। अधिकतम हम 3 बंधों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है उसने दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, ठीक है, और डबल बंध का निर्माण कर लिया। क्या आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई? तो अब कहोगे कि सर ऑक्सीजन के अणु हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के अणु हैं उसके बीच में भी सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर ऑक्सीजन के अणु में 2 बंध पाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के अणु हैं उसके परमाणुओं के बीच में कितने बंध पाए जाएंगे बेटा, 2 बंध पाए जाएंगे, ठीक है, 2 सहसंयोजक बंध पाए जाएंगे। और कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है एक ऑक्सीजन अणु में, सर 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। अगला बात है आपका नाइट्रोजन। कौन है, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का अणु सूत्र क्या होता है, N2, ठीक है। तो हम इसके परमाणु क्रमांक के बारे में बात करेंगे। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। कितना होता है, 7 परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। तो अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात कर ले कि इसके बाह्यतम कोश में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। बाह्यतम कोश में नहीं, टोटली 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और एल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसका बाह्यतम कोश कौन हो गया, एल, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। तो अब इसको अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है, तभी तो इसका 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या चाहेगा नाइट्रोजन कि मेरे को कहीं से, ठीक है, मेरे को कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है। तो हम नाइट्रोजन के एक परमाणु की कंडीशन रखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का एक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में सर 5 इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। चलो तो 2 नाइट्रोजन भी आपस में, नाइट्रोजन जितने भी नाइट्रोजन होंगे अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 5, ठीक है। तो अगर हम इनको 3 इलेक्ट्रॉन दे दे कहीं से, ठीक है, तो इसका अक्रिय गैस का विनाश प्राप्त कर लेगा। तो ये वाला नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन के पास आएगा और कहेगा कि भाई हम दोनों को 3 इलेक्ट्रॉनों चाहिए, तो हम क्यों ना 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो नाइट्रोजन है, ठीक है, अपने जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन तीनों इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार यहाँ पे रख देगा, ठीक है। ऐसे ही ये वाला नाइट्रोजन है वो भी अपने तीनों इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार रख देगा, ठीक है। बचेंगे इसके पास 2, इसके पास 2, भाई 3 इलेक्ट्रॉन इसने यहां रख दिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसने यहां रख दिए, इसके पास 2 बच गए, इसके पास 2 बच गए, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में खुद के पास कितने थे, 5। क्लियर बात, ठीक है। तो नाइट्रोजन परमाणु है,
ठीक है, वो एक अणु के अंदर 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। इसका मतलब मैंने क्या हुआ कि नाइट्रोजन 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन परमाणु है उसके अंदर, वो नाइट्रोजन अणु है उसके अंदर नाइट्रोजन परमाणु के बीच में ट्रिपल बंध पाया जाएगा, ट्रिपल सहसंयोजक बंध पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे जो नाइट्रोजन का एक अणु है उसके दो परमाणु के बीच में कौन सा कितना बंध पाया जाएगा, ट्रिपल बंध पाया जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई? चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम H2O के बारे में, जल के बारे में। ठीक है, तो जल का अणुसूत्र क्या होता है बेटा, H2O। क्या होता है, H2O। ठीक है, अब H2O में हम बात करेंगे सर, दो तो हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में अभी मैंने जस्ट बताया था सर 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। ये चाहता है मेरे को भाई से कहीं बाहर से कहीं से भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इनके बाह्यतम कोश में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये हाइड्रोजन चाहते हैं कि हमारे पास कहीं से 1-1 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है और एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक है, और दोनों हाइड्रोजन के पास खुद के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है वो इसके पास आके कहेंगी कि सर कि हमें 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और आपको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो सर हमारी इतनी औकात नहीं है, ठीक है, कि आपकी बराबरी कर सके। ठीक है, आपसे इलेक्ट्रॉन ले सके। ठीक है, और आप हमसे इलेक्ट्रॉन लो भी मत, क्योंकि हम तो पहले से मरे हुए हैं। अगर हमारे पास से 1 इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो हम बिल्कुल गरीब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आके ऐसे इससे हाइड्रोजन कहती है, ऑक्सीजन कहता है चलो कोई बात नहीं, हम आपकी बात मानते हैं। चलो हमें भाई बात तो हमने आपकी मान ली, पर इसका सोल्यूशन तो बताओ। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहते हैं कि सर 1 इलेक्ट्रॉन आप अपना रखो और 1 इलेक्ट्रॉन हम हमारा रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन, हम दोनों इलेक्ट्रॉन रख देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन आप रख दो। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर आपने जो चारों इलेक्ट्रॉन है उन पर आपका भी अधिकार है और हमारा भी अधिकार है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हमारा है, वो हमारा अष्टक भी पूर्ण हो जाएगा, हमारा भी अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हो जाएगा और आपका भी अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त होगा। अब ऑक्सीजन संतुष्ट। भाई ऑक्सीजन को क्या चाहिए, अक्रिय गैस का विन्यास ही तो चाहिए। ठीक है, ये सारा लफड़ा क्यों हो रहा है कि ताकि ये क्या कर सके, अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर सके। इन दोनों हाइड्रोजन आया, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन आकर इसको कहती है। ठीक है, तो पहले वाले हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, दूसरे वाले हाइड्रोजन यहाँ है, अपना इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन भी क्या करेगी, इनकी बात मानेगी, भाई गरीब आदमी की तो बात मानेंगे। ठीक है, तो इसकी बात इसको मान ली इसने। ठीक है, अपने चारों इलेक्ट्रॉनों तो, हाँ चारों इलेक्ट्रॉन तो इसके पास खुद के पास हैं और अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसने इस प्रकार यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो अब एक सहसंयोजक बंध इसने इस हाइड्रोजन से बना लिया और एक सहसंयोजक बंध इस वाले हाइड्रोजन से बना लिया। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन जो जल है उसके अंदर, ठीक है, एक बंध तो हाइड्रोजन ने, एक सहसंयोजक बंध तो इस वाले हाइड्रोजन ने बना लिया और एक सहसंयोजक बंध इस वाले हाइड्रोजन ने बना लिया। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि सर जल के अंदर भी 2 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है? हाँ, अब हम बात कर लेते हैं सहसंयोजक यौगिकों के गुणधर्म। देखो सहसंयोजक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो सहसंयोजक यौगिकों के गुणधर्म है, ठीक है, वो आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों की तुलना में क्या होते हैं, ठीक है, सॉरी, सहसंयोजक यौगिकों के जो गलनांक और क्वथनांक है, ठीक है, वो आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक की तुलना में क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। अब दूसरी बात, जो सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है, ये इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ठीक है, ना तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ना इसमें आयन बनते हैं। इसी कारण जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं, कुछ अलग प्रकृति के होते हैं, विद्युत का चालन प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि इनमें एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता। केवल जो कार्बनिक यौगिकों में एक ही यौगिक है, ठीक है, जो जल का, जो क्या नाम से विद्युत का चालन करता है, वो कौन करता है, ग्रेफाइट। ठीक है, आगे बात करते हैं कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक है, सर्वोत्तम कार्बन भाई सर्वाधिक मात्रा में क्यों पाए, सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब है अधिकतर बंध क्यों बनाता है, अधिक परमाणु से रिलेशन क्यों रखता है। ठीक है, तो कार्बन अधिक परमाणु से रिलेशन रखने के 2 गुण रखता है अपने अंदर। ठीक है, पहला गुण क्या है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
ठीक है, जिसके कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। क्लियर है? ठीक है, हम आते हैं कार्बन की प्लस माइनस 4 संयोजकता, पहला गुण। ठीक है, दूसरा, ठीक है, कार्बन अन्य कार्बन से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। कार्बन का दूसरा गुण क्या है कि कार्बन अन्य कार्बन से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। तो हम आपसे पूछ ले कि सर जो कार्बन है, ठीक है, ये सर्वाधिक मात्रा में क्यों पाया जाता है, ये सर्वाधिक मुखी सर्वतमुखी क्यों है, बहुत ज्यादा उनसे बंध क्यों बना लेता है। तो ठीक, आप क्या कहोगे कि सर कार्बन की जो संयोजकता है वो प्लस माइनस 4 होती है, जिसके कारण ये सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, दूसरी का कारण क्या है कि कार्बन अपने जैसे अन्य कार्बनों से मिलकर क्या बनाता है, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। इसी कारण जो कार्बन है, ठीक है, ये बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पे भी ये लिखा कार्य है। ठीक है, कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, मैंने बोला था ना कि 2 गुण, एक तो लंबी श्रृंखला वाला और चतुर संयोजकता वाला, है ना। हाँ, आपके पास है हाइड्रोकार्बन। आगे हम बढ़ते हैं किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिनमें मुख्यतः क्या मौजूद हो? हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन व कार्बन, इससे मिलकर इनके जो यौगिक होंगे, इन दोनों के जो यौगिक होंगे, उन्हें क्या नाम देंगे हम? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, दैट इज क्लियर है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। जैसे आपके पास हो गया C2, ठीक है, एथेन हो गया, मैथेन हो गया, ठीक है, C6H12O6 हो गया, ग्लूकोज। ठीक है, एथेन मैथेन ग्लूकोज हो गया। क्लियर है? ठीक है, अभी आपको बता दिया कि कार्बन के अंदर पाए जाने दो वाले विशिष्ट गुण, ठीक है, चतुर्संयोजी और संकलन का गुण। ठीक है, हाँ, अगर हम बात करें इसके थोड़े हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री इस प्रकार है कि मतलब बहुत समय पहले जो कार्बनिक यौगिक थे, उनका निर्माण ऐसा माना जाता था केवल जीवों के शरीर में ही होता था। ठीक है, इसके बाद में एक जो वैज्ञानिक था, वो कौन है? फ्रेडरिक होलर। इसने क्या किया? अमोनिया साइनाइड लिया और अमोनिया साइनाइड की सहायता से लैब के अंदर किसका निर्माण कर दिया था? यूरिया का निर्माण कर दिया था। और सबसे पहले यही साइंटिस्ट था जिसने इस जीव सिद्धांत था इसका, कार्बनिक यौगिक का, उसका क्या किया था? खंडन किया था। इसने कहा था कि ऐसा नहीं है कि जीवों के शरीर के अंदर ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो, हम इसको लैब के अंदर भी बना सकते हैं। दैट इज क्लियर। आपसे पूछेगा यूरिया का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? फ्रेडरिक होलर ने। किससे किया था? अमोनिया साइनाइड से। किससे किया था? अमोनिया साइनाइड से। हाँ, अच्छा टॉपिक है संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या है, या हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ठीक है, बात कर ले। ठीक है, मैं आप यहां से समझो संतृप्त और असंतृप्त। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि कार्बन क्या करता है कि जब एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो एक बंध बनाता है। ठीक है, जब कार्बन 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा तो 2 बंध बनाएगा। जब कार्बन 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, ठीक है, तो कितना बंध बनाएगा? 3 बंध। ठीक है, इन बंधों के आधार पर हमने इन कार्बनों को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, क्या इन बंधों के आधार पर ही हमने कार्बनों को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। चलो हम बात करते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। किसके? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मैं हाइड्रोकार्बन को एचसी से लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होंगे कि वे हाइड्रोकार्बन या वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध पाया जाए। क्या पाया जाए? एकल बंध।
क्या कह रहा हूं मैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाए, केवल एकल बंध पाया जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो हाइड्रोकार्बन कैसे हैं, संतृप्त है। ठीक है, अगर हम बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की, ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विबंध पाया जाए, मतलब दो बंध पाए जाए कार्बन कार्बन के बीच, या हम कहे कार्बन कार्बन के बीच कितना बंध पाया जाए, तीन बंध पाया जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन है वो कैसा है, असंतृप्त। दैट इज क्लियर। तो संतृप्त के लिए एक चीज फिक्स हो गई कि सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे उसमें कार्बन कार्बन के बीच में तो एकल बंध होगा, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे उसमें कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध या त्रिबंध होंगे। अच्छा लगा बेटा। चलो हम हाइड्रोकार्बन के बारे में आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांट दिया, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त के लिए मैंने क्या कहा, कार्बन कार्बन के भी लिए एकल बंध। ठीक है, और असंतृप्त के लिए मैंने क्या कहा कि सर या तो कार्बन कार्बन के बीच दो बंध हो या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंध हो। ठीक है, तीन बंध हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे बेटा, एल्केन। ठीक है, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसे हम पुनः दो भागों में बांट देते हैं। पुनः कितने भागों में बांट देते हैं, दो भागों में। ठीक है, एक भाग इसके को बोलेंगे हम एल्कीन, क्या कहेंगे, एल्कीन। ठीक है, और दूसरे भाग को हम क्या कहेंगे, एल्काइन। क्या कहेंगे बेटा, एल्काइन। दैट इज क्लियर है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हमने दो भागों में एक भागों में बांट लिया था, सॉरी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हमने कितने भागों में बांट लिया है, दो भागों में। ठीक है, कौन कौन से में, एल्किन और एल्काइन। क्यों, आप देखोगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सर आपने कह रखा है कि डबल बंध और ट्रिपल बंध, तो एक यही रीजन था कि हमने जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसको कितने भागों में हमने डिवाइड कर लिया, दो भागों में। ठीक है, जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध पाया जाएगा उन्हें हम कहेंगे एल्किन। उन्हें क्या कहेंगे, एल्किन। और जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाएगा, ट्रिपल बंध, उन्हें कहेंगे हम एल्काइन। क्या कहेंगे, एल्काइन। बेटा आपको समझ में आ गया है ना, क्या कि जिन हाइड्रोकार्बन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे हम, एल्किन। क्या कहेंगे, एल्किन। और जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाएगा, ट्रिपल बंध, उन्हें हम आसानी से क्या कह देंगे, एल्काइन। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया एल्केन, एल्किन, एल्काइन क्या होता है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। दैट इज क्लियर है। चलो आगे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा था हाइड्रोकार्बन को हमने दो भागों में बांटा। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने कहा कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाएगा, एकल बंध पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने लिखा कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाएगा, इसका उदाहरण। ठीक है, इसमें लिखा आकार है एल्केन, इसका नाम हो गया। ठीक है, हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कह सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, जिनके अंदर डबल बंध पाया जाएगा कार्बन वगैरह में वो एल्कीन होंगे। ठीक है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंध पाया जाएगा वो क्या होंगे बेटा, एल्काइन। दैट इज क्लियर। ठीक है, अब देखो एल्किन और एल्काइन और एल्किन, ठीक है, इनका हम अध्ययन करते हैं। इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए पानी पी लेता हूं। ठीक है, आप जब तक नोट कर लो। चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एल्केन। ठीक है, एल्केन की डेफिनेशन क्या हो गई, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सर एकल बंध पाया जाए वो क्या होंगे, एल्केन। रैपिड क्लियर है। ठीक है, अब हम एल्केन का सूत्र बता देते हैं आपको। ठीक है, एल्केन का सूत्र, तो एल्केन का सूत्र होता है CN
H2N प्लस 2। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला याद तो खैर करना ही है एग्जाम में, लेकिन आपको समझना है इसको। ठीक है, हम क्या समझेंगे इस फॉर्मूले से कि ये फॉर्मूला हमको ऐसा कहता है कि जो एल्केन होंगे, एल्केन, ठीक है, उन एल्केनों में जितने कार्बन परमाणु हैं, अगर आप उसका दोगुना कर दो और उसके अंदर दो अधिक, उसमें दो और जोड़ दो आपकी तरफ से, इतने हाइड्रोजन मौजूद है, तो ही वो क्या होंगे, एल्केन। तो ही वो क्या होंगे, एल्केन। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि जितने कार्बन, ठीक है, उसका दो गुणों से दो अधिक, ठीक है, इतने हाइड्रोजन हैं, तो ही आप उसको क्या कहोगे, एल्केन। जैसे मैं आपको समझाता हूं CH4, ठीक है, ये एल्केन ग्रुप का है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं। यहां पे कार्बन कितना है, एक। कार्बन का नंबर, कार्बन की संख्या कितनी है, एक। ठीक है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बेटा, 4। कितनी है हाइड्रोजन की संख्या, 4। अब हमारा रूल लगाते हैं सर, कार्बन कितना है, एक, इसका दो गुना करेंगे, 2। अगर आप इसमें 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएंगे, 4। क्या 4 हाइड्रोजन है, क्या है ना बेटा, है कि नहीं है, है ना। इसका मतलब जो आपका फॉर्मूला बोल रहा था वो सही बोल रहा था। चलो दूसरी बात कर लेते हैं हम। ठीक है, C2H6, ठीक है, ये एल्केन है या नहीं है, इसका पता करें। कार्बन कितने हैं यहाँ पे बेटा, कार्बन सर 2 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। फाइंड आउट करें एल्केन है कि नहीं है। तो जितने कार्बन उसका 2 गुना कर लेते हैं, 2 कार्बन है, इसका 2 गुना कर लेते हैं और इसमें 2 जोड़ देते हैं। सर 2 दूनी 4, अगर 2 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 6। क्या 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं क्या, हाँ सर 6 हाइड्रोजन। इसका मतलब ये एल्केन है, इसका मतलब क्या है, ये एल्केन। तो अगर आपको कोई दे दे, कंपाउंड दे दे और आपसे कहे कि इसमें से एल्केन छांटिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या देखोगे, कार्बन की संख्या। ठीक है, कार्बन की संख्या देखना मेरी तरह, और आप उसका 2 गुना कर लेना, और 2 गुने में आपकी तरफ से 2 और जोड़ देना। ठीक है, जितना नंबर आ रहा है उतने उसमें हाइड्रोजन है, तो वो एल्केन होगा, अन्यथा वो एल्केन नहीं होगा। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन एक दे देता हूं मैं। ठीक है, C6H14, ये एल्केन है या नहीं है। ठीक है, तो आप पता कर लेना। चलो ये समझा देता हूं मैं, दूसरे दे दूंगा आपको। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, इसका 2 गुना करो सर, 6 दूनी 12, और 2 जोड़ो सर 14। क्या इतने हाइड्रोजन आ रहे हैं क्या, हाँ सर, इसका मतलब एल्केन है ना बेटा, इसका मतलब ये क्या है, एल्केन है। चलो आगे बात कर लेते हैं हम। ठीक है, मैं एल्केनों का एग्जांपल लिख देता हूं। ठीक है, CH4, C2H6, C3H8, C4H12, सॉरी H10, C5H12। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है बेटा, एल्केन। क्लियर है बात। अगर हम बात करें एल्किन की, किसकी, एल्किन। एल्किन क्या होती है, एल्किन को कैसे डिफाइन करेंगे सर, वे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बंध हो, तो हम उसको आसानी से क्या कह देंगे, एल्किन है। वो क्या है, एल्किन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बंध। जैसे एल्किन के लिए फॉर्मूला था, वैसे के वैसे एल्किन के लिए खुद के लिए भी एक फॉर्मूला है। एल्किन के लिए क्या फॉर्मूला है, CnH2n, CnH2n। अब इस फॉर्मूले के बारे में बात कर ले भाई, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला हमको बोल रहा है कि सर एल्किन वही कंपाउंड होंगे, ठीक है, जिनमें उतने हेलोजन हो, सॉरी उनमें उतने हाइड्रोजन हो, ठीक है, जितने उसमें कार्बन है उसका 2 गुना कर दो आप। ठीक है, या हम कह सकते हैं जितने कार्बन है उसका 2 गुने उसके अंदर क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आप उसको क्या कहोगे, एल्किन। क्या कहोगे, एल्किन। यहाँ पे लिखा कारण है कि जितने कार्बन, ठीक है, उसका 2 गुना हाइड्रोजन है, तो आप उसको किस श्रेणी में रखोगे, एल्किन की श्रेणी में रखोगे। याद रहेगी ना बेटा। ठीक है, चलो हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अभी मान लो मैंने लिखा C4H8, क्या लिखा, C4H8। अब हमें पता करना है कि ये एल्किन है या नहीं। ठीक है, पता करें। तो यहाँ पे आप कार्बन का नंबर पाओगे कि सर 4 कार्बन है,
कितने कार्बन है? 4। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने? 8। तो सीधी सी बात है, अगर हम 4 का 2 गुना करते हैं तो कितना आ जाता है? 8। ठीक है, 2 गुने हाइड्रोजन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना बेटा। इसका मतलब ये क्या हो गई? एल्किन हो गई। क्या हो गई? एल्किन। ऐसे ही अगर हम बात करें C2H4 की, किसकी बात करें? C2H4, कितने कार्बन है बेटा? सर 2। कितने हाइड्रोजन है? सर 4। अगर हम 2 का 2 गुना करते हैं तो 4 आता है? हाँ आता है। क्या इतने हाइड्रोजन है क्या? हाँ। इसका मतलब इतने, ये क्या है? एल्किन है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। C6H12, कितने कार्बन है? सर 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितनी है? 12। ठीक है, क्या 6 का 2 गुना करने पर हमारे पास 12 आते हैं क्या? हाँ। इसका मतलब उतनी हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? एल्किन है। याद रह जाएगी बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना? एल्किन। चलो हम ऐसे ही एल्किन का एग्जांपल लिख देते हैं। एल्किन के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? C2H4, C3H6, C4H8, C8H16। क्लियर है? अब बात करते हैं थर्ड, एल्काइन। इसकी बात कर लेते हैं। एल्काइन, हम एल्काइन को कैसे डिफाइन करेंगे? एल्काइन क्या होता है? ठीक है, एल्काइन कुछ नहीं होते, वे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाए? ट्रिपल बंध पाया जाए बेटा। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाए? ट्रिपल बंध पाया जाए। उन हाइड्रोकार्बन को हम आसानी से क्या कह देंगे कि वे हाइड्रोकार्बन ही क्या है? एल्काइन। ओके, ठीक है। इसके लिए क्या हो गया? कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रिपल बंध। दैट इज क्लियर। आगे हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात कर ले। CnH2n-2। ठीक है, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है। दैट इज क्लियर है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? ठीक है, हम इसको थोड़े शब्दों के रूप में बताते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहता है कि आप उन्हीं हाइड्रोकार्बनों को एल्काइन श्रेणी में लो, ठीक है, जिनमें, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन उपस्थित हो। मतलब आपने 2 गुने से 2 कम का मतलब अगर 2 कार्बन है तो इसका 2 गुना कर लो 4। अब 4 में से आप 2 घटा दो, कितने हो? 2। अगर 2 हाइड्रोजन है तो ही क्या होगा? वो एल्काइन। अभी मान लो आपने कार्बन ले लिए 8। 8 का 2 गुना कितना? 16। 16 में से हम अगर 2 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है? 14। ठीक है, इतने हाइड्रोजन हैं तो आप उसको क्या कहोगे? एल्काइन। याद रहेगी बात? ठीक है, चलो हम इसके भी एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपको ये दे रखा है, क्लियर? हम समझते हैं कि ये एल्काइन है या नहीं। ठीक है, तो हम कार्बन की संख्या कितनी दे रखी है? 3। ठीक है, 3 का अगर हम 2 गुना करते हैं तो आता है 6। अगर हम इसमें से 2 माइनस कर देते हैं तो आता है 4। क्या 4 हाइड्रोजन है क्या? हाँ सर, इसके अंदर 4 हाइड्रोजन मौजूद है। इसका मतलब ये क्या है? एल्काइन। इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। C10H18। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? सर 10। क्लियर है? 10 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। अगर 20 में से हम 2 माइनस कर देते हैं तो कितना आता है? 18। क्या इतने हाइड्रोजन है क्या? हाँ सर, इतने हाइड्रोजन है। इसी कारण ये भी क्या होगा? एल्काइन होगा। ये भी क्या होगा बेटा? एल्काइन। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो चलो मैं इसका भी आपके लिए एग्जाम्पल लिखा देता हूं। इसके एग्जाम्पल होंगे C2H2, C3H4, C4H6, C10H18। क्लियर है? अब आती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन की संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इनकी संरचना कैसे बनाते हैं? इनको संरचना, ठीक है, तो देखो इनकी संरचना कैसे बनाते हैं। आपको एल्काइन एल्काइन एल्किन समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और हल करवा देता हूँ। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि निम्न
हाइड्रोकार्बन से संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन छांटिए। ठीक है, हम कैसे छांटेंगे? ठीक है, तो अभी मान लो आपको उसने दे रखा है C2H6 C4H8 C4H6 C4H10 C6H14 C5H8 ये आपको दे दिया। ठीक है, अब हमें इनमें से क्या करना है? संतृप्त और असंतृप्त को छांटना है। तो हम क्या करेंगे? ठीक है, इस प्रकार से 2 कॉलम बनाएंगे और एक तरफ लिखेंगे संतृप्त और एक तरफ लिखेंगे असंतृप्त। एक तरफ क्या लिखेंगे? संतृप्त और एक तरफ लिखेंगे असंतृप्त। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? एल्केन को ही बोलते हैं हम। संतृप्त किसको बोलते हैं? एल्क। अब एल्केन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। एल्केन में क्या था सर? जितने कार्बन उसका 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होने चाहिए, वही क्या होंगे? आपके संतृप्त या एल्केन। याद रहेगी बात। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है सर? 2। 2 कार्बन का 2 गुना कितना होता है? 4। अगर हम इसमें 2 और जोड़ देते हो तो कितने हो जाते हैं? 6। ठीक है, क्या 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं क्या इसमें? हाँ सर, इसमें 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये किस ग्रुप में आएगा? संतृप्त ग्रुप में आएगा कि नहीं आएगा? C2H6। क्लियर है बात? ठीक है, अगले वाले को देखते हैं। ठीक है, कितना है? C4H8। कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है। चलो रूल लगाते हैं। ठीक है, कार्बन 4 है, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, सॉरी 10। 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, तो क्या 10 हाइड्रोजन आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे सर 10 हाइड्रोजन। इसका मतलब हम इसको किस ग्रुप में रखेंगे? असंतृप्त वाले ग्रुप, C4H8। अब अगला है आपके पास ये वाला। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है? 4। ठीक है, 4 का 2 गुना कितना? 8। अगर 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना? 10। क्या 10 हाइड्रोजन आ रहे हैं क्या? सर इसमें 10 हाइड्रोजन नहीं आ रहे, तो हम इसको भी इसी ग्रुप में रखेंगे, C4H6। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। इतने हाइड्रोजन आए ना इसमें 10, तो हम इसको किस ग्रुप में रखेंगे? इसमें, C4H10। याद रह जाएगी बात। इसको देखो कितने कार्बन है? 6। 6 दूनी 12। अगर हम 12 में 2 जोड़ते हैं तो 14। क्या 14 हाइड्रोजन मौजूद है इसमें? देखो हाँ सर, इसके अंदर 14 हाइड्रोजन मौजूद है। तो इसका मतलब ये भी किस ग्रुप में आ जाएगा? संतृप्त वाले में। कितना है ये? C6H14। फाइनल वाले को देखो। ठीक है, कितने हैं? 5। 5 दूनी 10। ठीक है, 10 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 12। क्या 12 हाइड्रोजन आ रहे हैं? कि नहीं सर, इसमें 8 हाइड्रोजन आ रहे हैं ना, तो इसके कारण ये इसमें किसी में आ जाएगा? असंतृप्त में। ठीक है, तो आपको संतृप्त और असंतृप्त छांटने में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। निम्न से संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन छांटिए। ठीक है, C4CH4 4 है ना, C2H6 C10H18 C5H10 C6H12 C4H6। ठीक है, इसी के आधार पर आपसे दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि निम्न से एल्केन, एल्काइन व एल्कीन छांटिए। एल्कीन छांटिए। भाई हमें एल्केन, एल्काइन, एल्कीन कैसे छांटने? ठीक है, तो हम कैसे छांटेंगे?
हमें अब की बार 3 कॉलम बनाने, जो छांटने बोल रहे हैं उनका तीनों कॉलम बना लेंगे। इसमें हम लेंगे एल्केन, इसमें लेंगे एल्कीन, इसमें लेंगे एल्काइन। क्लियर बात? ठीक है, अब हम एल्केन का फॉर्मूला लिखेंगे CnH2n+2, इसका लिखेंगे CnH2n, इसका लिखेंगे CnH2n-2। क्लियर है? ठीक है, अब सभी में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इनको छांटेंगे, इन ऊपर वाले में से छांटना है हमको, है ना? ठीक है, तो देखो एल्केन में वो आएंगे, ठीक है, जिनमें जितने कार्बन है उसका 2 गुणों से 2 अधिक हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक कार्बन है, अगर एक को हम 2 से गुना करते हैं तो 2, अगर हम इसमें 2 जोड़ देते हैं तो 4, तो इसके अंदर 4 हाइड्रोजन होगा, तो एल्केन में आ जाएगा। हाँ सर, इसके अंदर 4 हाइड्रोजन, तो ये किसका हो गया? एल्केन श्रेणी का हो गया। क्लियर है? अगला वाला देखो, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 का 2 गुना 4, 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो आपका रूल लागू हो रहा है इसमें, तो ये भी एल्केन ग्रुप का हो गया, C2H6। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी, ये क्या है? C10H18, है ना? तो 10 है, तो 10 का 2 गुना कितना? 20। कितना? 20। 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना? 22। ठीक है, तो क्या 22 आ रहा है क्या? नहीं, तो इसका मतलब ये एल्केन का नहीं है, एल्केन का नहीं है। चलो अगला रूल लगा लेते हैं इसके लिए, एल्किन वाला 2 गुना होना चाहिए, तो 10 है, तो 10 का 2 गुना कितना? 20। क्या 20 हाइड्रोजन आ रही है क्या? नहीं, नहीं आ रही ना। इसका मतलब बचा ये तीसरा ही, 2 छांटना है पर वो तीसरा क्यों छाटेंगे? वो तीसरा तो ऑटोमेटिक ही हो गया। तो इसका कौन? ये किसका हो गया? एल्काइन का, C10H18। बात क्लियर? इसके बाद अगला वाला देखो कितना है? C5H10। ठीक है, तो पहला रूल लगाएंगे, सर कार्बन जितने हैं उसका 2 गुना करो, 5 दूनी 10, 2 जोड़ो सर 12। क्या 12 हाइड्रोजन आ रहे हैं क्या? नहीं, तो पहला रूल लागू नहीं हो रहा। अगला क्या है? एल्किन का, सर 2 गुना, तो कितने कार्बन है? 5, 5 का 2 गुना 10, क्या 10 आ रहे हैं क्या? हाँ सर, इसके अंदर क्या आ रहे हैं? 10। तो ये कौन से ग्रुप का हो गया? इस वाले ग्रुप का। क्लियर है? इसके बाद में इसको देखेंगे, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 गुना आ रहा है, तो ये किसका हो गया? इसका ही हो गया, एल्किन का। इसको देखो कितना है? 4 दूनी 8, नहीं है 8। ठीक है, तो इसका तो नहीं है, 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो ऑटोमेटिक किसका हो जाएगा? इसका, C4H6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से आ जाने चाहिए। अब चलो हम हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम भी सीखेंगे एल्केन की। किसकी? एल्केन। इसकी सीखेंगे, एल्केन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, एल्केन में जितने भी कार्बन दे रखे हैं उन सभी कार्बन को एक एक बंदों से इस मतलब एक एक बंदों से सीरियल बाय सीरियल जोड़ते चलना है। ठीक है, इस प्रकार मेरी तरह। अभी मान लो मेरे को एक फॉर्मूला दे दिया, C4H10। ठीक है, अब मेरे को इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? पहला स्टेप हमें देखना है कितने कार्बन है। सर नंबर ऑफ कार्बनों की संख्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। ठीक है, चारों कार्बनों को इस प्रकार अरेंज करेंगे जैसे मैं अरेंज कर रहा हूं। क्लियर है? इस प्रकार आप अरेंज करेंगे, फिर सबके बीच में आप एक एक बंद लगा देना, एक बंद यहां, एक बंद यहां, एक बंद यहां। क्लियर है? अब आपको ऐसी कंडीशन में अगला स्टेप क्या करना है? आगे क्या करोगे? आप ये देखोगे कि प्रत्येक कार्बन कितना बंद बना रहा है। ठीक है, तो ये वाला कार्बन देखोगे तो ये केवल एक ही बंद बना रहा है, ये वाला कार्बन इधर को एक बंद बना रहा है और एक इधर को 2 बंद बना रहा है, ये एक बना रहा है, ये 2 बना रहा है, ये भी एक इधर को बना रहा है, एक इधर को, ये भी 2 बंद बना रहा है, और ये केवल एक बंद बना रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब कार्बन को बंद बनाने हैं 4, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4, तो कार्बन बंद भी कितने बनाएगा बेटा? 4 बंद बनाए। अब देखो
इसने एक बंद बना रखा है, अब कितने बंद और बनाएगा सर? ये 3 बंद और बनाएगा। कितने बंद और बनाएगा? 3, क्योंकि टोटल बंद कितने बनाने हैं? 4। एक बंद पहले से बना रखा है, तो बचे बंद कितने? 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बचे बंदों को एज इट इज ऐसे बना देंगे इस तरीके से। ये लिखना नहीं है आपको, और लिखो भी तो पेंसिल से लिखना, पेन से नहीं लिखना आप। ठीक है, ये 2 बंद बना रखा है। ठीक है, 4 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 2 बंद और बनाएगा। क्लियर? ऐसे ही ये बनाएगा, ऐसे ही 3 बंद ये बना लेगा। क्या आप ये वाला काम कर लोगे? ठीक है, अब जो जितने भी बंद बने हुए हैं सभी बंदों पर आपको क्या जोड़ देनी है? हाइड्रोजन। क्या जोड़ देनी है? हाइड्रोजन लगा देनी है। क्या लगा देनी है? हाइड्रोजन। आप मेरे बेटा पाओगे कि जितने हाइड्रोजन फॉर्मूले में उतने हाइड्रोजन ये है, चाहे आप काउंट करके देख लो। ठीक है, 4 4 दूनी 8 और 2 10। क्लियर है? आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो हम दूसरे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब हम बना लेते हैं C7। ठीक है, S16 बनाए। सब पहला काम क्या है, जितने कार्बन है वो देखेंगे। सर कार्बन 7, सातों के सातों कार्बनों को एक साथ खड़ा करें। ठीक है, सातों के सातों कार्बनों को एक साथ खड़ा करेंगे। ठीक है, ये मेरे हिसाब से किसी पिक्चर का डायलॉग है। ठीक है, जिसमें सनी देओल कहता है सातों को सात एक साथ मारूंगा। ठीक है, वैसे हम सातों के सातों कार्बनों को एक साथ खड़ा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अगला काम सिंपल सर, सबके बीच में एक एक बंद लगा दो आप तो। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? फिर उसके बाद में काउंट कर लो कौन कितने बंद बना रहा है। ठीक है सर, ये एक बंद बना रहा है, ये 2 बना रहा है, ये भी 2 बना रहा है, ये भी 2 बना रहा है, ये भी 2, ये भी 2 और ये 1। अब सोच लो ऑटोमेटिक कितने कितने बंद बनाने हैं। एक कार्बन को 4 बनाने हैं, उसमें से जितने बंद बना रखे हैं उसको घटा देंगे। सर इसने 1 बना रखा है, घटा दो तो 3 बंद और बनाने हैं। क्लियर? इसने 2 बना रखे हैं, घटा दो 4 में से 2 और बनाने। क्लियर है ना? ठीक है, अब हमें क्या करना है, सभी पे क्या लगा देना है? हाइड्रोजन। जो बंद फ्री है उन पे क्या लगा देना है? हाइड्रोजन। क्या आपको समझ में आ गया? हाइड्रोजन गिन लो, उतने हाइड्रोजन निकलेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से 6 6 दूनी 12 13, सॉरी कितने हैं ये, 3 है 3 6 7, 7 दूनी 14। भाई 7 ऊपर है 7 नीचे, 7 दूनी 14 15 16। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की संरचना के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की संरचना के बारे में। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने आपको 2 प्रकार के बताए थे, एल्किन और बोला था एल्काइन। एल्किन और एल्काइन। एक मिनट एक मिनट, देखो ये जो संरचना हम पढ़े हैं, ये संरचना इसकी बंद संरचना है। क्या है? बंद। हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में बात करें, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना? ध्यान से देखो। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा और उसको आप बड़े एग्जांपल में कन्वर्ट करेंगे, है ना? ठीक है, तो देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, C2H6। ठीक है, 2 कार्बन ले रहे हैं हम। ठीक है, 2 कार्बनों की सहायता से हम मतलब अधिक कार्बन वाली संरचना का भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करवा देंगे। ठीक है, हमें पहला काम क्या करना है, इसकी बंदी संरचना का निर्माण करना है। इसका निर्माण करना है बंदी। चलो वही काम लो। ठीक है, लो हाइड्रोजन लगा दो। ये तो आपको आता है ना अच्छी तरीके से, अभी जस्ट सिखाया था मैंने। अब हमें इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है।
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाए। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपके पास हर कंडीशन में दो परमाणु दे रखे हैं इसकी। ठीक है, कार्बन है और हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को आप क्रॉस से लिखोगे और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को किससे लिखोगे, डॉट से। बात याद रह जाएगी। क्या कहा मैंने, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से लिखना है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को किससे लिखना है, डॉट से। चलो समझाते हैं आपको इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण। ठीक है, अब देखो दूसरी बात ये और समझ लो, एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, एक तो कार्बन परमाणु का होगा और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु। क्लियर है, एक बंध में कितना, दो इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक तो कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। बात क्लियर है। ठीक है, करते चलो, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध लग रहा है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कार्बन का। ठीक है, मैंने कहा था कार्बन के इलेक्ट्रॉन किससे लिखने हैं, क्रॉस से। तो दोनों कार्बन के दो दो इलेक्ट्रॉन लिख दिए मैंने, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया। अब यहां पे देखते हैं, इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इस वाले कार्बन का एक ये रहा और एक ये रहा। आप गौर करके चेक करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो ऐसे इस वाले कार्बन के लिए देख लो, हो गए कि नहीं हुए। ठीक है, अब देखो ये तो आपका बंद हो गया था। अब जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन फ्री दिख रहे हैं वहां पे आप हाइड्रोजन रखोगे। क्या रखोगे, हाइड्रोजन। सर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूं क्या, लगा दो। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूं क्या, लगा दो। यहाँ पे फ्री दिख रहा है, लगा दूं क्या, हाँ लगाओ। ठीक है, यहाँ पे फ्री दिख रहा है, यहाँ पे लगा दूं क्या, हाँ लगाओ बेटा। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास खुद के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा था, इसको हम किससे लिखेंगे, डॉट से। लो सर, लो सर, लो सर। ठीक है, जो आपके पास नीचे वाली जो संरचना दिख रही है, ठीक है, ये वाली संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये वाली। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्लियर बात है। ठीक है, चलो अब हम इसको बड़ी संरचना के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। भाई आपको बहुत बड़ी स्ट्रक्चर दे दे और उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी। एक मिनट बेटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चलो ना सर, तो हम क्या करते हैं, एक बड़ी संरचना की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। अब हम ले लेते हैं, आपने ले लिया सर C7H16। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बंदी संरचना बना लेते हैं। बंदी संरचना आपको आती है अच्छी तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7, सभी पे हाइड्रोजन लगाने हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है, वो उसकी बंदी संरचना हो गई। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, वही रूल लगाना है, जितने कार्बन दिख रहे हैं आपको उतने कार्बन लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, हम सातों के 7 कार्बन लिख देंगे। अब कार्बन कार्बन के बीच में, सभी के बीच में आपको दिख रहा है एक एक बंध दिखाई दे रहे हैं सभी के बीच। इसका मतलब जितने भी कार्बन कार्बन के बीच में एक एक बंध दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो एक एक बंध का क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, साझा। एक इलेक्ट्रॉन इसने साझे में दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन ने दिया, एक इसने दिया, एक इसने। क्लियर है ना, क्लियर बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब बचे इसके पास, खुद के पास 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना भाई, 4 थे जिसमें से एक तो दे दिया तो बचे 3। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ पे। इसने 2 दे दिए साझे में, एक इसको इधर वाले को दे दिया और एक उधर वाले को, तो 2 बचेंगे। ऐसी कहानी इस वाले के लिए, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2,
इसके पास भी 2, इसके पास भी 2 और इसके पास 3 होता। हाँ क्लियर है ना, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री दिख रहे हैं उस सभी के पास में क्या ला दो, हाइड्रोजन। क्या ला दो, हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने सभी के पास क्या ले आया, हाइड्रोजन लेके आ गया। अब हाइड्रोजन के पास खुद के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन को भी लेके आएंगे हम। क्लियर, ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। शायद मेरे हिसाब से इसकी इनके एल्केन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और बंदी संरचना बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं हम, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की संरचना के बारे में है। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की संरचना के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एल्किन के बारे में। किसके बारे में, एल्किन। एल्किन के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो सर, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो वो क्या हो जाएगी आपकी एल्किन। क्लियर बात। तो देखो, जब भी आपको एल्किन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करना हो तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले जितने कार्बन दे रखे हैं उतने कार्बन आपको बना देने, उतने कार्बन क्या कर देने, बना देने। मान लो जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया C6H12। क्लियर। तो जितने इसमें कितने कार्बन दे रखे हैं सर, 6 कार्बन। तो 6 के 6 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सभी में एक एक बंद लगा देना, एक 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 एक। अब आपको इसमें से किन्हीं भी 2 कार्बनों के बीच में, जैसे ये कार्बन हो गया, या ये हो गया, या ये हो गया, किन्हीं भी 2 कार्बनों के बीच में एक बंद और लगा देना। ठीक है, चलो मैंने अपने मन से इन दोनों कार्बनों के बीच में एक बंद और लगा दी, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, डबल बंद आ चुका है। क्लियर है, ओके। अब हमें क्या करना है, कार्बनों का बंद गिन के, ठीक है, जितने बंद फ्री हैं उनको लगा देना। सर इसमें एक बंद लगा दिया, एक बंद लगा हुआ है, 3 बंद और लगाने हैं। ठीक है, लो सर इसमें 2 बंद लगे हुए हैं, 2 बंद और लगाओ। ओके, इसमें सर 2 बंद लगे हुए हैं, 2 बंद और लगाओ। इसमें भी सर 2 बंद लगे हुए हैं, 2 बंद और लगाओ। क्लियर। सर इसमें एक बंद ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक नीचे रहा। इसमें 3 बंद लगे हुए हैं तो आप एक बंद लगाओ। ठीक है, क्लियर बात है। अब इसमें देखोगे तो सर इसमें एक और एक 2 बंद लगे हुए हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तो अब बच्चे कितने बंद, 2। तो एक बंद, 2 बंद और लगा दो। क्लियर बात। तो हम अब जो बंद फ्री हैं उन सभी बंदों पे हमें क्या लगानी है, हाइड्रोजन लगानी। क्या लगानी है बेटा, हाइड्रोजन। लगा दे हाइड्रोजन। तो हमने क्या लगा दिए, हाइड्रोजन लगा। ठीक है, हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिए। अब हम इसके क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण कर लेते हैं। C6H12 इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण कर ले। अच्छा, ये इसकी बंद संरचना हो जाएगी, है ना बेटा, अभी जो मैंने आपको सिखाई थी। क्लियर है बात। नीचे बनाई थी ना यहाँ पे, वो वाली संरचना हमने वहां पे बना। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना देते। ठीक है, एक हाइड्रोजन का मिटाओ आप। क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में डॉट और उससे बंद को बताना है आपको, है ना। जैसे अगर मान लो ये बंद लगा हुआ है, एक बंद लगा हुआ है,
तो हम क्या करेंगे, कार्बन की तरफ तो क्रॉस लिखेंगे और हाइड्रोजन की तरफ क्या लगा देंगे, डॉट, और उस बंद को रिप्लेस कर देंगे। बात समझ में आ गई। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या रखेंगे, क्रॉस क्रॉस। याद रहेगी बात। अगर मान लो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में इस प्रकार से बंध बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की तरफ तो डॉट लगा देंगे और कार्बन की तरफ क्या लगाएंगे, क्रॉस, और इस बंध को रिप्लेस कर देंगे। क्लियर बात। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। इस वाले में देखो, इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, कार्बन वाले की क्रॉस, हाइड्रोजन की तरफ डॉट, ऐसे इधर को करेंगे डॉट क्रॉस, ऐसे इधर को करेंगे डॉट क्रॉस। क्लियर बात। कार्बन कार्बन की तरफ क्या करना है, क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो डॉट क्रॉस, देखते चलो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है तो डॉट क्रॉस, यहाँ पे आगे कार्बन आएगा तो क्रॉस क्रॉस। क्लियर बात। ऊपर हाइड्रोजन होगी उसके तो डॉट क्रॉस, नीचे हाइड्रोजन है तो क्रॉस डॉट। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे क्रॉस क्रॉस, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस क्रॉस। ठीक है, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, 5। ठीक है, ऐसे ही। अब देखो, आप यहां पे देखोगे कि अब आपके पास 2 बंद दिखाई दे रहे हैं। कितने बंद दिखाई दे रहे हैं, 2 बंद। एक बंद यहां पे भी नहीं बनेगा इसका। एक बंद ये हो गया, इसमें डबल बंद हो गया है ना, इसमें 2 हाइड्रोजन हो गए। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये कार्बन हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या है, डबल बंद बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक तो ऊपर वाले के लिए हो गया और एक नीचे वाले के लिए। क्लियर। आगे 2 हाइड्रोजन है तो डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस। अब आप लोग देखोगे कि सभी का मैंने जितने भी बंद थे उन सभी बंदों को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है, तो ये इसकी क्या कौन सी हो गई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। किसकी हो गई बेटा, एल्किन की। किसकी संरचना हो गई, एल्किन। चलो हम आगे बात करते हैं एल्काइन के बारे में। किसके बारे में, एल्काइन के। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, एल्काइन। भाई एल्काइन क्या होते हैं। ठीक है, तो एल्काइन में क्या कहा था मैंने, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बंद मौजूद हो। क्या हो, ट्रिपल बंद मौजूद हो, तो हम क्या कहेंगे उसको, एल्काइन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्काइन। चलो हम इसके बंध संरचना का निर्माण करते हैं। एक ले लिया मैंने C4H6। ठीक है, इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। हमें पहला काम क्या करना है, जितने कार्बन दे रखे हैं उन कार्बनों को एक साथ लिखें। ठीक है, 4 कार्बन दे रखे हैं, हम चारों कार्बनों को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, सभी के बीच में एक एक बंध लगाएंगे। अब आप इनमें से कोई भी 2 कार्बन ले लो। ठीक है, उसमें 2 बंद और लगा दो। आप क्या करो, 2 बंद और एक साथ लगाने। क्या करने, एक साथ लगाने, ऐसे नहीं एक उधर को एक इधर, एक साथ ही लगाने। जैसे मान लो मैं इन दोनों कार्बनों के बीच लगा रहा हूं, एक बंद यहां लगा दूंगा मैं, एक बंद यहां लगा दूंगा, ट्रिपल बंद हो गए। ठीक है, और आप अच्छी तरीके से लिखना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि भाई आपके पास ये एक बंद तो लगा हुआ ही है ना, 2 बंद लगाने तो एक बंद आप ऊपर लगाओ और एक बंद आप नीचे लगा दो। ठीक है, ये अच्छी तरीके से हो जाएगा। क्लियर बात। अब आपको क्या करना है, वही काम करना है कि जितने बंद लगे हुए हैं, ठीक है, उनको घटाकर, ठीक है, जितने बंद लगाने हैं वो लगा देंगे। सर इसमें एक बंद लगा हुआ है, तीन बंद और लगाने हैं, लगा दो। सर एक बंद ये रहा, 3 बंद ये रहे, चारों कंप्लीट है। सर इस वाले कार्बन में 3 बंद ये रहे, एक बंद ये रहा, चारों बंद कंप्लीट है। इस वाले में 3 बंद बाकी है। क्लियर। बचे हुए में हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन। क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना ले। मैंने क्या कहा था, अगर हाइड्रोजन कार्बन है तो हाइड्रोजन की तरफ डॉट और कार्बन की तरफ क्रॉस, और उसकी जगह हम क्या कर देंगे, बंद को रिप्लेस।
हाइड्रोजन है यहाँ पे तो डॉट कार्बन की तरफ क्रॉस, हाइड्रोजन यहाँ पे है तो डॉट क्रॉस, हाइड्रोजन यहाँ पे है तो डॉट क्रॉस, कंप्लीट। इसमें एक बंद है, कार्बन की तरफ है तो इस वजह से हम क्रॉस लगाएंगे। फिर कार्बन आ रहा है तो 3 कार्बन है, 3 बंद है, ठीक है। तो ऊपर वाले बंद के लिए, नीचे वाले बंद के लिए, उससे नीचे वाले बंद के लिए, कंप्लीट। ऐसे इस वाले कार्बन में, ठीक है। आगे कार्बन कार्बन के बीच बन रहा है तो क्रॉस क्रॉस। ऊपर वाले में हाइड्रोजन और कार्बन है तो हाइड्रोजन डॉट क्रॉस, हाइड्रोजन डॉट क्रॉस, हाइड्रोजन डॉट क्रॉस। ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो एक और एग्जांपल बताते हैं आपको इसी का। ये ले लो आप C3H4, ठीक है। कितने कार्बन है सर इसमें? 3 कार्बन, तीनों कार्बनों को एक साथ लिख ले, 1 2 3, तीनों के बीच में एक एक बंद लगा देना। अब आप कोई से भी 2 कार्बनों के बीच में क्या लगाओगे, 2 बंद और लगाओगे, इसके बीच में लगा दो। आप चाहो तो उधर की साइड लगा दो, कोई दिक्कत, लेकिन ऐसा नहीं है कि उधर की साइड लगा दे, नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में लगाना। क्लियर? आप इसमें देखोगे कि सर ये 3 बंद बना रहा है, 1 2 3, एक बंद फ्री है। क्लियर? सर ये 3 बंद इधर को बना रहा है, एक बंद उधर को, तो इसके कंप्लीट है। हाँ सर ये एक बंद बना रहा है, 3 बंद और बनाने हैं इसको, ओके। हाइड्रोजन लगा दें, हाँ हाइड्रोजन सब में लगाने, जो बंद फ्री दिख रहे हैं उसमें सब में क्या लगाने हैं, हाइड्रोजन। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लेते हैं। हाइड्रोजन की तरफ डॉट, कार्बन की तरफ क्रॉस, 3 बंद बने हैं कार्बन से तो हम क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच है इस वजह से क्रॉस क्रॉस। हाइड्रोजन कार्बन के लिए डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस डॉट। बात समझ में आ गई ना? कार्बन की तरफ आप क्रॉस लोगे और हाइड्रोजन की तरफ क्या लोगे, डॉट। मेरे हिसाब से आपको एल्काइन अच्छी तरीके से समझ में आ गया। एल्काइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु अच्छी तरीके से, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हाँ यहाँ पे लिखा कर है संदर्भ हाइड्रोकार्बन, ठीक, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में त्रिबंध पाया जाता है, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n, ठीक है, -2 होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कौन हो गया, एथाइन। क्लियर? हाँ अब हमें इनका, ठीक है, इनका भाई अनुलग्न होता है, अंत में कुछ शब्द मतलब कुछ अक्षर लगाए जाते हैं ताकि हम इनको पहचान लें। जैसे एल्केन है, एल्केन के लिए जो अनुलग्न लगाएंगे हम, ठीक है, वो क्या लगाएंगे, एन, क्या लगाएंगे, एन। और एल्किन के लिए क्या लगाएंगे, इन। और एल्काइन के लिए क्या लगाएंगे, आइन, क्या लगाएंगे, आइन। क्लियर है बात? ये आपके पास कुछ स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, हाइड्रोकार्बन एल्काइन के स्ट्रक्चर, बंध संरचना। अब हम बात कर लेते हैं श्रृंखला के आधार पर हाइड्रोकार्बनों का प्रकार, ठीक है। तो श्रृंखला के आधार पर हम हाइड्रोकार्बनों को 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। सबसे पहले सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, ठीक है, Sc। दूसरी साकित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, कौन सी, साकित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और तीसरी कौन सी, वलय। क्लियर बात? ठीक है। तो सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन कौन से हो गए, ठीक है। अगर आप किसी हाइड्रोकार्बन को पकड़ो और आप उसको एकदम इस तरीके से खींचो और आपको उसमें हाइड्रोजन के अलावा और कोई अन्य परमाणु लटका हुआ दिखाई नहीं दे, और कोई कार्बन परमाणु लटका हुआ दिखाई नहीं दे, मतलब अन्य परमाणु तो दिखाई दे लेकिन कार्बन परमाणु लटका हुआ दिखाई नहीं दे। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि मान लो आपको ये दे दे, ठीक है, अगर हम आपको इसको ऐसे पकड़ के ऐसे देखें तो आप एकदम सीधी हैं, इसमें आपको कहीं पे भी कार्बन परमाणु दिखाई नहीं देगा,
ठीक है, अगर मैं आपको इस वाले के बारे में बात करूं, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम इसको ऐसे पकड़ें और हम इसको ऐसे खींच के देखें, अगर हम इसको ऐसे खींचेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई भी कार्बन परमाणु दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अब एकदम ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी, एकदम ऐसे सीधी हो जाएगी ना ये, तो कोई भी कार्बन परमाणु दिखाई नहीं देगा। तो हम उस संरचना को देखें, इसको संरचना का मतलब ये हम उसको पकड़ के खींच तो नहीं सकते, लेकिन उसको अमेजिंग मतलब उसकी इमेज बना सकते हैं आपके दिमाग में, ऐसे खींच सके, हाँ यार ऐसा होता है, क्लियर है। तो जब हम इसको ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार हम इसको इसको खींच रहे हैं और इसमें कोई भी चीज लटकी हुई दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होंगे, क्लियर है। अधिकतर जो ऐसे सीधे श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्लियर बात। इसके बाद में एग्जांपल दे रखा आपको, प्रोपेन दे रखा है, इसका उदाहरण है ना। आगे बात आती है साकित, कौन सी, साकित, ठीक है। मैंने अभी आपको ऐसे बोला था, अगर आप ऐसे पकड़ के देख ऐसे खींचते हो उसको, ठीक है, और आप उसमें कोई भी कार्बन ऐसे लटका हुआ दिखाई नहीं देता है, तो कौन सी होती है, सीधी श्रृंखला वाली। अगर आपको ऐसी कंडीशन में कोई कार्बन ऐसे लटका हुआ दिखाई दे जाता है ऐसे खींचने के बाद, ठीक है, तो वो कौन सी होगी, आपकी साकित। जैसे आपके पास ये दिख रही है संरचना, ठीक है, अब इस संरचना के दोनों सिरों को ऐसे पकड़ोगे, आप कितना ही खींच लो, नीचे एक कार्बन लटका हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कार्बन दिखाई दे रहा है ना लटका हुआ, तो आपको ऐसे इस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन है उनको आप क्या कहोगे कि सर ये जो हाइड्रोकार्बन है वो कैसे है, साकित हाइड्रोकार्बन। इसको देख लो, आप इसको ऐसे पकड़ के चेक करोगे, ऐसे खींचोगे तो एक ऊपर लटका हुआ दिखाई दे रहा है, एक नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये भी कैसा होगा आपके पास, साइक्लो, और क्या नाम से, साकित हाइड्रोकार्बन, दैट इज क्लियर है। इसके बाद में आपके पास ये पेंटेन की संरचना दे रखी है, ठीक है, जो मैंने आपके पहले बना रखी है। हाँ, कुछ चीजें आप ध्यान रखेंगे, जो सीधी श्रृंखला होगी आपके लिए सीधी वाली, ठीक है, उसका नाम हम साधारण लिखेंगे, सरल लिखेंगे, है ना, नॉर्मल, साधारण, ठीक है। अगर आपके पास साकित है, कैसी है बेटा, साकित, साकित हाइड्रोकार्बन कैसा है, साकित हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो उसके नाम क्या गए, हम लगाएंगे आइसो, क्या लगाएंगे, आइसो, क्या लगाएंगे, आइसो, ठीक है। और यदि एक कार्बन से अन्य 4 कार्बन इस प्रकार जुड़े हैं, क्या, यदि एक कार्बन से अन्य 4 कार्बन जुड़े हैं तो उसके नाम के पहले हम लगाएंगे नियो, क्या लगाएंगे, नियो, क्या लगाएंगे, नियो। साकित को भी हम 2 भागों में बांट देंगे बेटा, ठीक है, साकित जो संरचना है उसको हम 2 भागों में बांट देंगे। क्या, कैसे कि अगर हम ऐसे खींच रहे हैं, केवल एक कार्बन ऐसा लटका हुआ दिखाई दे, ठीक है, कितना, एक कार्बन, तो हम उसको क्या कहेंगे कि सर ये कैसी संरचना है, साकित संरचना। और अगर हम उसको ऐसे खींचे, ठीक है, और उसके एक नीचे और एक ऊपर ऐसे लटका हुआ दिखाई दे, तो वो कौन सी होगी बेटा, नियो, कैसी होगी, नियो। एक कार्बन लटका हुआ दिखाएगा तो आइसो नाम हो जाएगा, और ऊपर नीचे 2 कार्बन लटके दिखाई देंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, नियो, क्लियर है। तो ये वाली जो संरचना है वो कौन सी होगी आपकी, आइसो, कौन सी हो गई, आइसो। इसके नाम से पहले हम आइसो लिखेंगे, इस वाली संरचना के नाम के से पहले हम क्या लिखेंगे, नियो, क्या लिखेंगे, नियो। अभी हम नामकरण नहीं समझा रहे, पर मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। जैसे आपके पास ये संरचना दिखाई दे रही है, एकदम सिंपल से दिखाई दे रही है, सीधी, हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी लटका हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसी कारण हम इसको बोल देंगे नॉर्मल पेंटेन, क्लियर है। अब हमें अगर इसकी बात करें, को नहीं, इसको लेते हैं, ठीक है, इस वाली संरचना को ऐसे पकड़ के देखें, खींचेंगे तो आपके पास एक कार्बन देखो ये लटका हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे, इसको हम ऐसे अगर पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो आपके पास ये कार्बन लटका हुआ दिखाई दे रहा है, केवल एक ही कार्बन लटका हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसी कारण हम इसका नाम इससे नाम के पहले हम क्या लगा रखा है हमने, आइसो, ठीक है। तो इसमें 5 कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन लटका हुआ है, इस वजह से इसका नाम क्या होगा, आइसो पेंटेन। अगर हम इस वाली संरचना की बात करेंगे, ठीक है, इस वाली संरचना की बात करेंगे तो इसमें देखोगे कि अगर हम इस पूरी संरचना को ऐसे पकड़ के खींचते हैं, ठीक है,
तो आप इसको ऐसे पकड़ के खींचोगे तो एक कार्बन ये वाला लटका हुआ दिखाई देगा और एक कार्बन ये वाला लटका हुआ दिखाई देगा, ऊपर नीचे है ना, दो कार्बन ऐसे लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण हम इसके नाम के पहले क्या लगाएंगे, नियो। क्या लगाएंगे, नियो। इसका नाम क्या होगा, 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5, नियो पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया, नियो पेंटेन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम वलय संरचना की। किसकी बात कर लेते हैं, वलय संरचना। वलय संरचना कैसी संरचना होगी कि जब आपके पास हाइड्रोकार्बन का पहला कार्बन परमाणु और अंतिम कार्बन परमाणु आपस में बंध के द्वारा जुड़े हों। क्या, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके पहला हाइड्रोकार्बन कार्बन परमाणु और अंतिम कार्बन परमाणु आपस में किसके द्वारा जुड़े हों, बंध के द्वारा जुड़े होंगे, तो वो आपका जो हाइड्रोकार्बन होगा वो कैसा होगा, आपके पास वलय। आप इसको देखोगे, देखो ये मान लो पहला, मान लो ये कार्बन परमाणु और ये आपका अंतिम कार्बन परमाणु, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कैसी होगी, आपकी वलय। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे, ठीक है, ये आपको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जुड़े हैं, बंध के द्वारा, द्विबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं ना, इसी कारण ये भी कैसा होगी, वलय संरचना। ठीक है, अब वलय में भी आप संतृप्त और असंतृप्त में बांट सकते हो। ठीक है, क्लियर बात। अब देखो आपके पास है साइक्लोहेक्सेन की संरचना। हाँ, साइक्लो नाम देखो, अगर मान लो आपके पास एकल बंध के द्वारा हाइड्रोकार्बन वलय के रूप में, ठीक है, तो आप उसके नाम के पहले साइक्लो लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, साइक्लो। ठीक है, अगर मान लो उसमें वलय में 2 बंध आ जाए, त्रिबंध आ जाए, तो आप उसके नाम के आगे साइक्लो नहीं लगाए, फिर उसका नाम अलग तरीके से होता है। क्लियर बात। अब जैसे आप भी, आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन की आपको संरचना दे रखी है आप। ठीक है, 6 कार्बन है, आपस में जुड़े हुए हैं, सभी एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। क्लियर, तो ये क्या हो गई, साइक्लोहेक्सेन। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपके पास क्या है, बेंजीन की स्ट्रक्चर। ये क्या है, बेंजीन की। ठीक है, बेंजीन की क्या है, संरचना। चलो मैं आपको बेंजीन की और साइक्लोहेक्सेन की संरचना बता देता हूँ। यहां से देखो, साइक्लोहेक्सेन क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन। यहां से आपके पास हेक्सेन से पता चल रहा है कि इसके अंदर 6 कार्बन, और साइक्लो का मतलब पता चल रहा है कि 6 के 6 कार्बन आपस में किस हैं, कि पहला कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में कैसे बंधित है। ठीक है, तो मैं 6 साइक्लोहेक्सेन की संरचना इस प्रकार बनाऊंगा और सभी के सभी 6 कार्बन परमाणु को इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब मुझे ये देखना है कि कितने कार्बन, जो कार्बन है एक कार्बन के कितने बंध फ्री है। सर आप सही तरीके से गौर करोगे तो प्रत्येक कार्बन के 2-2 बंध फ्री दिख रहे हैं। देखो इसने भी 2 बना रखे, इसने भी 2, इसने भी 2, सबने 2-2 बना रखे हैं, 2-2 बंध फ्री है। तो आप 2-2 बंध लगा दो, एक ये ऐसे लगा दो, कैसे भी लगा दो, मैंने 2-2 बंध सबके लगा दी। ठीक है, अब फ्री बंधों पे आपको क्या पता है, क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। अब आप साइक्लोहेक्सेन में बोलोगे सर हाइड्रोजन कितने हैं, तो सर देखो 2 4 6 8 10 और 2 12, इसका फॉर्मूला C6H12। क्लियर बात समझ में आ गई ना। ठीक है, हम इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में नहीं ले सकते, ध्यान रखना, क्योंकि इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए क्या लागू है, डबल बंध होना जरूरी है, ट्रिपल बंध होना जरूरी है, दोनों में से एक होना जरूरी है। तो इसमें तो सब में एकल बंध है। क्लियर है, ऐसे ही बात कर लेते हैं हम बेंजीन की संरचना के बारे में। किसके बारे, संरचना के बारे में बेटा, बेंजीन की संरचना के बारे में। ठीक है, देखो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। क्या होता है, C6H6। तो इसमें भी 6 कार्बन परमाणु है, 6 कार्बन परमाणु को हम ऐसे व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, सभी के बीच में आप क्या करोगे, एक एक बंध लगा दोगे। क्लियर बात। अब आपको आगे क्या करना है, कहीं से भी स्टार्ट करो, आप एक बंध लगाओ, फिर उसको छोड़ दो अगले वाले को, फिर एक बंध लगाओ, फिर छोड़ दो। मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैंने एक बंध लगा दिया, अगले वाले को छोड़ूंगा, एक बंध लगा दिया, अगले वाले को छोड़ूंगा। क्लियर बात, आपको ये काम करना है। अब इसके बाद में बंधों की गणना करनी है, कितने बंध बने और कितने बंध लगाने। सर इसके
3 बंद बने, 1 बंद लगाना है सर। इसके भी 3 हैं, सभी के 3-3 बंद बने हैं, 1-1 बंद लगाना है। क्लियर बात। अब जो बंद फ्री दिख रहे हैं उन पे आपको क्या लगानी है, हाइड्रोजन। क्लियर। ये आपकी बेंजीन हो गई, ये आपकी क्या हो गई है, बेंजीन हो गई। ठीक है, अब हम कल लेंगे आगे के जो अध्ययन है वो हम उसकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है सर।